जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी K4 का आज हमारा है लेक्चर नंबर 1, ठीक है। सितंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए जी अब में से मेजॉरिटी बच्चे, मेरे ख्याल में मेजॉरिटी नहीं बल्कि सारे बच्चे PRC पढ़ के आए होंगे, अभी PRC पास किया होगा, यही ऐसा ही है ना जी। तो K4 जो हमारा पेपर का कोड है, इस पेपर का नाम है बिजनेस लॉ, ठीक है। ये पेपर हमारा है 100 मार्क्स का, ठीक है। और इन 100 मार्क्स में से जो है 15 MCQs आएंगे और बाकी पेपर आपका थ्योरेटिकल प्लस सिनेरियो बेस्ड पेपर हो, ठीक है। तो ये आपके लिए बुरी खबर है, क्योंकि PRC तो आप 100 मार्क्स का जितने भी पेपर थे सारा 100% MCQs बेस्ड था ना। यहाँ पे अब आपको अपने प्यारे प्यारे इंग्लिश में जवाब देना पड़ेगा, अपने हाथों से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी ऑनलाइन ऑप्शन भी है, लेकिन ये मैं रिकमेंड करता हूं कि ये पेपर कभी भी आप ऑनलाइन ऑप्ट ना करें, उसमें आपको टाइपिंग करनी पड़ेगी। समझ में आ रही बात? तो कभी भी ये गलती ना करना कि कैफ लेवल के किसी भी पेपर को आप ऑनलाइन ऑप्शन पे ले जाएं, क्योंकि उसमें हो सकता है आपकी तैयारी हो, प्रिपरेशन हो। ऑनलाइन तो हम किसी और पर्पस के लिए लेते हैं, वो आप जानते हो, मैं भी जानता हूँ, हम पाकिस्तानी हैं, ठीक है। वो के कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से हेल्प हो जाए ना, ठीक है। लेकिन CA जो है ना, अपने मेहनत पे करें तो ज़्यादा मज़ा आता है। किसी और की मदद पे आप एक आध पेपर तो पास कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वाले ऑप्शन में अगर आपके साथ कोई बैठा भी हो, मैं भी बैठा हूं, फिर भी नहीं कर सकते। टाइपिंग तो करनी है ना, प्रेजेंटेशन होती है, टाइपिंग होती है। तो कभी भी आज से आप ये डिसाइड कर ले कि ये पेपर आपने फिजिकली जाके हाल में अटेम्प्ट करना है, ऑनलाइन घर से आपने ये ऑप्ट नहीं करना, ठीक है। ये नहीं कैफ का कोई भी पेपर, मैंने खुद देखे हुए हैं, मैं आपसे मिलवा भी दूंगा। अभी मेरा ख्याल में उन बच्चों ने क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे दी है, मेरे स्टूडेंट्स थे पूरे, मेरे तकरीबन कोई कितने स्टूडेंट्स थे उस सेशन में मेरे पास थे, टेक्स्ट में कोई 290 स्टूडेंट्स था, ठीक है। और उसमें एक बच्चे ने मुइन नाम है, मेरा बड़ा अच्छा स्टूडेंट है, उसने टेक्स्ट जो है ऑनलाइन, मैंने कहा आप फेल हो, वो फेल हो गया। कहते सर आपने बोला था, मैंने कहा मैंने नहीं बोला था, आपकी हरकत थी भाई। ऑनलाइन आप जो है ना, तो ये पेपर कभी भी आपने ऑनलाइन ऑप्ट नहीं करना, ये आपने आज से ये डिसाइड कर लेना है कि ये पेपर हमने फिजिकली पढ़ना। इधर आ जाए भाई, हाँ ठीक हो गया, क्लियर है ना जी। अब हम इस पेपर के मार्क्स क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, इससे हमें एक तो कोर्स का आइडिया हो जाएगा कि इसमें कौन कौन से एरियाज है। बिजनेस लॉ का हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है लीगल स्ट्रक्चर। क्या नाम है? लीगल स्ट्रक्चर। यह है हमारा चैप्टर नंबर 1, ठीक है। एक हमारा इसमें एरिया आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। एक हमारा इसमें एक एरिया आता है जिसका नाम है पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। और फोर्थ जो इसमें एरिया आता है वो आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। और अदर प्रोविजंस है जैसे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट वगैरह, ठीक है जी। ये हमारे पास टोटल 5 एरियाज है आपका सिलेबस। इन 5 एरियाज में बुक में इन 5
एरियाज से आपका पेपर टेस्ट होगा। ठीक है, सबसे पहले है लीगल स्ट्रक्चर। अच्छा, मैं मार्क्स भी लिख देता हूँ। मैंने तो ओवरऑल आपको बता दिया 100 मार्क्स का पेपर है, 15 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे और बाकी 85 मार्क्स के आपका सिनेरियो बेस्ड प्लस थ्योरेटिकल पेपर टेस्ट किया जाएगा। ये जो है ये 3 चैप्टर्स है, लास्ट 3 चैप्टर्स। ठीक है, और यहां से वो 15 to 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट कर लेता है। ठीक है, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी 3 चैप्टर्स है। ठीक है, यहां से भी वो 15 to 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट कर लेता है। पार्टनरशिप ये 2 चैप्टर्स है, ये एरिया, और यहां से भी 15 to 20 मार्क्स का पेपर टेस्ट करता है। ठीक है, फिर लीगल स्ट्रक्चर है, 1 चैप्टर है और यहां से 5 to 7 मार्क्स का पेपर वो टेस्ट करता है। और फिर है हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, यहाँ से 40 to 50 मार्क्स का पेपर टेस्ट होता है और ये है टोटल 8 चैप्टर्स। कितने चैप्टर्स है? 8। आईकेप की बुक में 9 है, मेरी बुक में ये 8 चैप्टर्स है। ठीक है, इसमें 2 चैप्टर्स मैंने कंबाइन किए हुए हैं जी। अब सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन एमसीक्यूज तो वो सारे चैप्टर से पूछेगा, सारे से, चैप्टर नंबर 1 से लेके जो लास्ट आखिरी चैप्टर है वहां से 15 एमसीक्यूज वो टेस्ट करता है। मे बी 1 एमसीक्यूज अभी रिसेंट अटेम्प्ट का मैं देख रहा था तो 3 एमसीक्यूज इस चैप्टर से टेस्ट किए थे। ठीक है, 2 यहाँ से किए थे, 2 वहां से, 2 वहां से। ठीक है, और रिमेनिंग सारे कहाँ से टेस्ट किए थे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, तो एमसीक्यूज तो वो पूरे हर एक चैप्टर को, तकरीबन हर एक एरिया को, चैप्टर को तो नहीं, हर एक एरिया को, क्योंकि चैप्टर ज्यादा है, एमसीक्यूज 15 है, तो वो हर एक एरिया को वो टच करता है एमसीक्यूज में। ठीक है, अब दूसरा जो मैंने कहा थ्योरेटिकल, और ये 40 थ्योरेटिकल तो भी 100% एरिया में से वो टेस्ट करता है, लेकिन सिनेरियो बेस्ड सिर्फ इन 3 एरियाज में टेस्ट करें। सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कौन से एरियाज में से टेस्ट करेगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, पार्टनरशिप में और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में, इस एरिया में और चैप्टर नंबर 1 में, इन 3 चैप्टर्स में और चैप्टर नंबर 1 में सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन वो टेस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें सिनेरियो का कोई सीन बनता ही नहीं है। अगर सिनेरियो बेस्ड अक्सर वो बना भी लेता है, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कोई, इसमें जो बच्चे याद करके गए हैं ये चैप्टर्स वो ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हमारे लिए जो इसमें चैलेंजिंग एरिया है किसी भी सब्जेक्ट का या पेपर का, अगर पेपर की हम क्लासिफिकेशन देख लेना, आईकेप के पेपर की हम क्लासिफिकेशन देख लें, तो पेपर को वो 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में? हाँ, 3 पार्ट्स में ये पेपर है। एक होता है कौन से मार्क्स? गोल्डन मार्क्स। एक होते हैं एवरेज मार्क्स। ठीक है, और थर्ड इसमें एक एरिया होता है चैलेंज। ठीक है, आप आईकेप का कोई भी पेपर उठा के देख लें, किसी भी सब्जेक्ट का, आपको इस तरह से उसकी क्लासिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, एक एरिया होता है गोल्डन मार्क्स का, सेकंड होता है एवरेज मार्क्स का, और थर्ड जो एरिया होता है, आ जाओ भाई आ जाओ, आपकी क्लास। थर्ड जो एरिया है वो कौन सा है? चैलेंजिंग। ठीक है, अब गोल्डन मार्क्स सबसे ज्यादा होते हैं, ये 50+ मार्क्स का पेपर हुआ करता है, 60 तक, तकरीबन 60 मार्क्स का पेपर कौन से मार्क्स का होता है? गोल्डन मार्क्स। ठीक है, बाकी एवरेज मार्क्स होते हैं 10 to 15%, किसी भी क्वेश्चन पेपर में 10 to 15% चैलेंजिंग एरिया होता है। चैलेंजिंग एरिया कभी ऐसे नहीं होता कि वो 50 मार्क्स का जो है ना चैलेंजिंग क्वेश्चन आपसे पूछ रहे। चैलेंजिंग एरिया में
आप एग्जामिनर के कमेंट्स देख ले तो उन क्वेश्चन में स्पेसिफिक जो मैंने आपको दिए हैं ये तो ओवरऑल पेपर के कमेंट्स है, क्वेश्चन वाइज कमेंट्स नहीं है। एक आपको ICAP के वेबसाइट से मिल जाएंगे क्वेश्चन वाइज कमेंट्स एग्जामिनर, उसमें आप देख ले चैलेंजिंग क्वेश्चन जो होगा उसमें उसके मैक्सिमम 10% 15% बच्चे वो क्वेश्चन पास कर सकते हैं, उनके अलावा पास नहीं करते। ठीक है, तो कोई मसला नहीं। फॉर एग्जांपल हम उन 15% में हमारे क्लास में एक भी बच्चा उसमें नहीं आता, एज्यूम कर लेते, ठीक है, तो कोई मसला नहीं। पास तो 85 पे नहीं है ना, 90 पे तो पास नहीं है, पास कितने पे है 50 पे। तो बाकी 90% या 85 मार्क्स में से हम 50 मार्क्स बड़े आराम से सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने प्रिपरेशन की हो। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां पे रेज होता है कि ICAP का CA का कोई भी स्टूडेंट बगैर पढ़े तो पेपर में नहीं जाता, सारे पढ़ के जाते, ऐसे ही होता है ना। तो फिर आ जाए सबसे लास्ट अटेम्प्ट देखे स्प्रिंग 2020, फिर ये 45% रिजल्ट क्यों आया आपके पास नहीं है? हाँ भाई आप भी पिक्चर बना यार, ये ग्रुप में शेयर कर दो अपने, उसमें आपको मैं ग्रुप का नंबर देता हूँ, जो बच्चे ग्रुप में हैं उनको तो आ जाए ना, पिक्चर बना के ग्रुप में शेयर कर दे। चले जी, कि मैं कर दूं शेयर, कर दूं, हो गया जी। अब देखें अब रिजल्ट कितना आया है स्प्रिंग 2020 में 45%। 55% बच्चे क्यों फेल हुए ये बहुत जरूरी है। एक रीजन तो इन्होंने लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है? सेलेक्टिव स्टडी ना। ठीक है, कह रहा है जनाब ICAP एग्जामिनर कहता है कि मेरे अंदाजे के मुताबिक जो 55% बच्चे फेल हुए हैं ये किस वजह से फेल हुए? सेलेक्टिव स्टडी। एक और रीजन भी लिखी होगी, हाँ, रिलेवेंट नॉलेज लॉ है ना, कह रहे रिलेवेंट प्रोविजंस जो है ना केस स्टडीज के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको जनरल कुछ चीजें बता रहा हूं, और ये जो आज मैं चीजें बता रहा हूं ना ये सिर्फ आपके K4 में काम नहीं आएंगे, ये आपके CA के हर एक पेपर में काम आएंगे। ठीक है, उसकी रीजन क्या है, मैंने जो है ना जो भी पेपर पास किए हैं ना, मुझे अपनी गलती इस पेपर में समझ में आ गई थी, और आगे जाके जब भी मैं पढ़ के गया हूं पेपर में, मेरा कभी पेपर फेल नहीं। आप देखें ना, मैं कहता हूं 100 बच्चे जाते हैं हाल में, हम कहते हैं चलो 10 बच्चे जो है ना वो बगैर पढ़े गए थे, किसी से मिलने गए थे, वैसे एक्सपीरियंस के लिए गए थे कि मैं देख लूं कि ICAP में क्या हाल के अंदर क्या सूरत हाल होती है, प्रेशर होता है कि नहीं होता। हम कहते हैं चलो 10 बच्चे नहीं, ये 90 तो पढ़ के गए थे ना। हाँ, फिर भी 45% रिजल्ट क्यों है? फिर तो 90% होना चाहिए ना रिजल्ट। हाँ, फिर 45% रिजल्ट फिर क्यों शॉर्ट है? फिर क्यों फेल होते हैं 45% और बच्चे? पढ़ के तो सारे जाते हैं, चले हम एज्यूम कर लेते हैं कि 10% बच्चा बगैर पढ़े आया था एक्सपीरियंस के लिए, तो फिर ये बाकी 45 तो पढ़ के गए थे, वो क्यों फेल हुए? है ना, एक क्वेश्चन ये माइंड में आता है ना कि वो बच्चे क्यों फेल। तो एक तो एग्जामिनर ने आपको बता दिया इस अटेम्प्ट में कि जनाब ये तो एक क्या है सेलेक्टिव स्टडी। आप आ जाए ऑटम 2020 में रिजल्ट डिक्लाइन हुआ है, 35% पे आ गया। हाँ, इसमें भी क्या कह रहे हैं, वही बात कर रहे हैं ना, सेलेक्टिव स्टडी एंड रेलेवेंट एप्लीकेशन ऑफ रेलेवेंट प्रोविजंस। रोट लर्निंग, जहां पे कह रहे रट्टा है ना उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे, लेकिन जहां पे कॉन्सेप्चुअल चीज में पूछता हूं ना तो उसमें उनकी परफॉर्मेंस खराब होती है। आप आ जाए स्प्रिंग 2021 में 43% इसमें इंक्रीज आया है रिजल्ट में, वही बात वही रीजन।
30% बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया है, 13%, ठीक है। फिर 45% पे चला गया। ये जो 45% पे गया है ना स्प्रिंग 2022, ये जो आपका स्कीम चेंज हुआ था, जो AFC लेवल से PRC लेवल और ये ग्रुप्स आ गए थे, MCQs फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुए थे, नहीं इसमें नहीं, वो MCQs तो पहले आए थे। ये सिलेबस आधा हो गया था, इसमें पहले KF7 भी होता था, ये मर्ज थे दोनों पेपर, फिर उन्होंने ये इंडिविजुअल कर दिया। तो 45%, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट का फिर है 41%, फिर डिक्लाइन आए। तो इसमें आप देख ले एग्जामिनर दो चीजें बता रहे हैं, दो चीजें तो उसने आपको पहले दिन बता दी कि जनाब एक सेलेक्टिव स्टडी नहीं करनी, मतलब सिलेबस जितना भी है, ये हमारे लिए भी एक अल्टीमेटम है, टीचर्स के लिए भी, कि किसी एरिया को आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, आपने अपनी तरफ से स्टूडेंट्स को 100% सिलेबस पढ़वाना, ठीक हो गया। और दूसरा आपके लिए कि जब टीचर ने आपको पढ़ा दिया, आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप एग्जाम में कोई चीज छोड़ के जाए। दूसरा कहते हैं रट्टे ना लगाए, क्या ना लगाए, बिल्कुल याद करें, आज याद करें, आप चीजों को याद करें लेकिन समझ के। कैसे याद करना है, समझ, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। याद करना आप सिर्फ इसलिए याद करो, जो O लेवल्स के होंगे उनकी इंग्लिश अच्छी होगी, बैकग्राउंड अच्छा होगा, वो अपने अल्फाज में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। कुछ मेरे जैसे देहात से आए होते हैं, वो कहते हैं नहीं जनाब हम तो बस सिर्फ इतना ही इंग्लिश जानते हैं कि आप हमसे माई स्कूल पे ऐसे लिखवा दें, एप्लीकेशन लिख देते हैं। हाँ, समझ में आ रही बात, हमारी इंग्लिश तो इतनी है, हमें तो रिप्रोड्यूस हम नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई मसला नहीं, याद कर। लेकिन याद करना सिर्फ पास नहीं करेगा, एग्जामिनर बता रहे, ये मैं नहीं बता रहा, क्या पास करेगा, कॉन्सेप्ट्स लाजमी, क्योंकि वो हर कमेंट में ये कह रहा है। अब बाकी रीजंस क्या है, बाकी रीजंस इसके साथ दो तो इन्होंने बता दिए, एक सेलेक्टिव स्टडी, दूसरा क्या है, रट्टा। थर्ड मैं आपको बता दूं, थर्ड इसमें आ जाती है आपके फेलियर में क्या चीज, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन क्या चीज है, प्रेजेंटेशन ये चीज है कि आपने जो ये देखे ना, ये जो हम पेपर में जाके लिखेंगे ना, ये हम बात कर रहे हैं एग्जामिनर से। किससे बात कर रहे हैं, एग्जामिनर से, ठीक है। मैं एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि बच्चे का नाम क्या है, हुसैन जी। मैं कहता हूं हुसैन को मैंने इधर बुलाना हो अपने पास, वो उधर बैठा हो, मैं कहूं हुसैन भाई आप इधर आए मेरे पास, हाँ एक तरीका। मैं कहूं हुसैन तुम इधर आओ, दूसरा तरीका। मैं कहता हूं ओए हुसैन इधर आ, तीन तरीके, तीन बातें, तीन तरह से मैंने बुलाया। मकसद क्या था, तीनों बातों का मतलब क्या है कि इधर आ जाओ ना, लेकिन तरीकाकार कौन से वाला अच्छा है, बस थोड़ा तहजीब मुहज्जब, हाँ उसको हुसैन को भी अच्छा लगेगा कि यार मुझे कितने इज्जत से बुला रहे। तो आपने एग्जामिनर को क्या कहना है, हुसैन आप इधर, ओए करके बात नहीं करें। हम क्या करते हैं एग्जामिनर से, ओए करके बात करते हैं, ये बुरा लगता है उसको। समझ में आ रही बात, प्रेजेंटेशन कैसे पेश करना है ये आपने, मैं आपको बता दूं सच में, अब रिकॉर्डिंग भी हो रही है, सारी बातें नहीं बतानी चाहिए, पब्लिक हो जाती है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, कसम से सीए जो है ना, ये गीदड़ सिंह जी जानते हैं, ये वो एक ये हिंट आपको मिल गया ना कि मैंने इस देखिए चापलूसी जानते, हाँ किसी को खुश करना हो, चेरी ब्लॉसम जानते हैं, आसान कर देता हूं, जानते हैं ना, यकीन करें ये वो। अगर आप पढ़ते हो ना, थोड़ा सा आपने एग्जामिनर को अपने साथ मिलाना, किसी तरीके से मिला ले। क्या करना है, अपने साथ मिलाना है, ठीक है। एग्जामिनर जो है ना आपका कंप्यूटर नहीं है जो कंप्यूटर चेक करेगा। एग्जामिनर हमारी तरह इंसान है, वो सुबह बीवी से लड़के आया होगा और एक आप ओए करके बुलाओगे, वो कहेगा इसको तो फेल कर दे, सारा फ्रस्ट्रेशन आपके ऊपर निकल जाए।
सबसे पहले ये चीज सीख ले कि मैंने इस बंदे को, और यकीन करे कि जिस इंसान के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो ना, क्या अच्छे हो, वो दुनिया के किसी लेवल पे, किसी स्टेज पे, किसी एग्जाम में वो नाकाम नहीं हो सकता। ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है कि किससे आप देख लेना। आप, मैं आपको प्रैक्टिकल, आप अपने दोस्त से बात करते हैं तो एक टोन में करते हैं, अल्फाज की सिलेक्शन आपकी एक होती है, ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं तो दूसरे टोन में करते हैं, अल्फाज की सिलेक्शन चेंज हो जाती है। ऐसे है कि नहीं है? आप अपने टीचर से बात करते हैं तो डिफरेंट होता। समझ में आ रही बात? आप किसी अनजान बंदे से बात करते हैं तो किसी और तरीके से करते हैं। समझ में आ रही बात? हमने अगर ये चीज सीखी ना मेहनत के साथ कि इस एग्जामिनर के साथ हमने बात कैसे करनी है, तो हमारे लिए सीए करना बड़ा आसान हो जाएगा उस बच्चे के लिए जो पढ़ता। कम से कम वो बच्चा ये सर नहीं पीटेगा कि जनाब मैं पढ़ता भी हूं फिर भी मैं पास नहीं होता। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि हमारा, और ये आपका कसूर नहीं है, ये हमारा कसूर नहीं है, हम सबका, ये हमारे तालीमी निज़ाम का कसूर है। जो FFSC तक हम करके आए हैं ना, वो सिस्टम ऐसा था कि उसने हमारा बेड़ा गर्क किया। वो सिस्टम ऐसा था कि जितने हम स्टार्स बनाते थे, जितने हम कलर्स यूज करते थे, जितना हम ज्यादा लिखते थे, उस बंदे को ज्यादा मार्क्स मिलते। हाँ, यहां पे वो वाली चीज खत्म हो जाती। यहां पे दो तरह की हम चीजें लिखते हैं, ठीक है। एक हम क्या लिखते हैं और एक क्वालिटेटिव राइटिंग होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। यहां पे वो वाला कॉन्सेप्ट तो 100% खत्म हो गया, जितना ज्यादा लिखेंगे इतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल नहीं। यहां पे कौन सा चलेगा? क्वालिटी, टू द पॉइंट। उसको कौन सी चीज पसंद होती है? वो आपसे पूछे ना आपका नाम क्या है, आप कहो मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि जनाब मेरा नाम अब्दुर्रहमान है, मैं तो यूसुफज़ई कबीले से हूं, मेरे वालिद का नाम यह था। ये चीज उसको बुरी लगती है। वो कहता है जनाब मैंने जितना पूछा इतनी बात करे, इससे ज्यादा ना करे। हाँ, हम क्या करते हैं? हम अपनी प्रेजेंटेशन से क्या कर लेते हैं? हम अपनी प्रेजेंटेशन से, वो हमारा एग्जाम ले रहा होता है ना, हम अपनी प्रेजेंटेशन से उसका एग्जाम ले लेते हैं। चलो तुम मुझसे क्वेश्चन पूछते, तुम्हारी हिम्मत, ये काम नहीं करना। और फिर ऐसी राइटिंग लिखते हैं कसम से, वो अगर घंटे बाद वही पेपर आपके सामने रख देना, आपको ये क्या लिखा है पता नहीं चलता, हाथ से लिखा है पाँव से लिखा। हाँ, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन में ये सारी चीजें आती है, आपकी राइटिंग, आपके बात करने का स्टाइल, आप कहाँ से शुरू करते हैं, कहाँ पे ख़त्म करते हैं, ठीक है, कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंटेशन में आ जाती है, ठीक है। आपका पहला पेपर है, इस पे काम करें, और कितना काम करें, पहले 3 से 4 टेस्ट में इन चीज़ों को सोच के सॉल्व करें। पहले 3 से 4 टेस्ट में मैं आपको टाइम भी ज़्यादा देता हूँ, ठीक है। 30 नंबर का टेस्ट होता है, तो वैसे तो बनते उसके कितने हैं, 1.8 के हिसाब से कितने बनते हैं, करें मल्टीप्लाई, 1.8 के हिसाब से कितने बनते हैं? 54, ठीक है। मैं आपको 70-80 मिनट दे दिया करूंगा। टाइम पे आपने नहीं करना, आप इसमें करें। उसमें आपने क्या चीज सीखनी है? प्रेजेंटेशन। समझ में आ रही बात? ठीक है। अगला जो रीजन है वो क्या है? फेलियर का नंबर 4 मेरे नजदीक वो क्या है? टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, हमसे ये नहीं हो पाती। आपने अभी तो आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, लेकिन जिन्होंने कैफ के पेपर दिए हो ना, अक्सर हाल के बाहर आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो कहते हैं यार वो किसी दीवार के साथ यार खड़े होंगे और सर ऐसे पकड़ के सूटा लगा के ना, टेंशन में आपको नजर, वो किसी कोने में खड़ा होगा, पेपर ऐसे मार रहा होगा, कभी पौधों को, दरख्तों को लाते मार रहा होता है,
या जो है ना कोई काम कर रहा होता है, इस तरह एक टेंशनी बंदा आपको हाल से निकल आए ना, आप देखें आपको नजर आए, ये वाला बंदा होता है जो कहता है कि मुझे ये क्वेश्चन आ रहा था 10 नंबर का, टाइम खत्म हुआ इस वजह से मैं सॉल्व ना कर सका। क्यों? क्योंकि हमने ड्यूरिंग पेपर टाइम मैनेज नहीं कर सके। 3 घंटे उन्होंने हमें दिए थे, 100 मार्क्स का पेपर था, ठीक है। हमें उसने इतना पूछा था जो 3 घंटों में आराम से सॉल्व हो सकता, लेकिन हमने क्या किया? हमारी मुसीबत क्या है? पाकिस्तानी कौम है और वही एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। वो एक कहानी एक ऐसे आता है, एक बच्चा था, उसने ऐसे याद किया था माई गार्डन के ऊपर, हाँ बागीचा ना, तो उसको स्कूल में ऐसे आया माई हाउस के ऊपर, उसने रट्टा लगाया था माई गार्डन, मतलब मेरे घर पे आया ना, उसने याद किया था बागीचे के ऊपर, उसने कहा मेरा घर है और मेरे घर के बाहर एक बागीचा है, और बस शुरू हो गए। हाँ समझ में आ रही बात? ये वाला काम नहीं करना। हमने जो सुना होता है ना, वो लफ्ज हम पेपर में देख ले, हम पेपर साइड पे करके और ऐसे तलवारें निकाल के, बाल पॉइंट तलवार बन जाती, लिख लिख के 2 पेजेस लिख दिए, 3 लिख दिए। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये क्वेश्चन मुझसे पूछते हो? ये यकीन करें, ये हमारी मुसीबत है। हम जो है ना, हम वो स्टंट मारते हैं कि एग्जामिनर के, ओए ये चीज मैंने नहीं पूछी, इतना ज़हीन बंदा मुझे खुद से बता रहा है। भाई स्टंट नहीं मारने, जितना उसने पूछा है ना उतना लिखे। अगर आप उससे ज्यादा लिखेंगे तो आपका क्या होगा? टाइम नहीं मैनेज होगा, और आखिर में आपसे ऐसे क्वेश्चन रह जाएंगे जो आपको आते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। पढ़ के बच्चे जो फेल होते हैं, ठीक है, जो पढ़ के फेल होते हैं, वो एक प्रेजेंटेशन और एक टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। इस पे कैसे काम करेंगे? इस पे हम काम करेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या है? अब इसके मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं, इसका हल क्या है, इसको हम कैसे ओवरकम करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या है भाई? क्या है? पास पेपर्स। यहां से हमें पता चल जाएगा कि जनाब एग्जामिनर क्या चाहता है कि मेरे साथ कैसे बात करो। आप पास पेपर का क्वेश्चन उठा ले, सॉल्व करें, सॉल्यूशन भी है, आपको पता चल जाएगा। वो कहता है जनाब मैं मुझसे जब बात करनी हो इस तरीके से कर, ठीक हो गया। तो पास पेपर्स इंशाल्लाह मेरे नोट्स के साथ आपको लास्ट 20 अटेम्प्ट्स के पास पेपर्स जो है वो विद सॉल्यूशन, आपको क्वेश्चन विद सजेस्टेड सॉल्यूशन अपडेटेड आपको मिल जाएंगे। वो तो हम वहां से करेंगे, मैं भी आपके साथ जब चैप्टर, और चैप्टर वाइज है, जैसे हम चैप्टर ख़त्म करेंगे तो इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, कुछ आपको होम असाइनमेंट दूंगा, ठीक है। मतलब पास पेपर्स पे 1-2 दिन हम लगाएंगे, जो घर से आप करके आएंगे उसमें कोई मसला हो वो भी देखेंगे, और आपसे मैं रजिस्टर पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। और नंबर 2 क्या है भाई? क्या है? टेस्ट। इसमें आप प्रैक्टिकली फिर इंप्लीमेंट करेंगे कि सर ने जो बात की थी या जो पास पेपर्स में हमने पढ़ा था या जिस तरह से, क्या वो उसका टेस्ट आप मुझे देंगे, वो जो गलती आप करेंगे वो मैं आपको निकाल के दे दूंगा कि ये बच्चा ये गलती अभी भी कर रहा है। 2 से 3 टेस्ट आप देंगे, लेकिन ये सोच के देंगे ना एक बार कि ये गलती मैंने नहीं करनी, फिर सीखेंगे। अगर आप नहीं, मैं हर बार लिखूं और आप फिर भी वही गलती, फिर नहीं सीख सकते। और एक बार आपने सीख ली ना तो ये ऐसे हैं जैसे साइकिल चलाना। आप सब ने बचपन में साइकिल चलाई है, आप 100 साल के भी हो जाएंगे ना, साइकिल आप फिर भी चला सकेंगे। ये ऐसी ड्राइविंग है ना साइकिल की, एक बार आप सीख लो ना जिंदगी में, ये कभी मरते दम तक ये भूलती नहीं। ये चीज आपने सीख ली ना एक बार, ठीक है, फिर इस पे आप कभी सोचेंगे नहीं। अभी आप सिर्फ महीने में 4 टेस्ट होते हैं वीकली, आप 4 टेस्टों में सोच ले, आपकी जिंदगी बन जाएगी। इन चीजों पे आप नहीं सीखोगे, हर एक पेपर में ये आपके जीन्स में उतर जाएगा कि नहीं ये काम नहीं करना, ये सर ने बताया था। समझ में आ रही बात? ये आपने सीखना है, और ये फिर किसी भी पेपर पे आपको सोचना नहीं चाहिए। प्रेजेंटेशन और टाइम मैनेजमेंट एक बार आप सीखते हैं, फिर ऑटोमेटिकली आप हर पेपर में उसको अप्लाई करते हैं। ओके हो गया? तो ये 2 चीजें हम कहां से सीखेंगे? पास पेपर्स प्लस टेस्ट से, ठीक है।
अच्छा, जब ये दो काम आप करोगे ना तो ये आज आप अपने पास लिख ले कि 60 to 70% पेपर आई कैप का आपका क्या होगा भाई, कौन सा पेपर होगा, रिपीटेड। ठीक है, लेकिन शर्त क्या है, पास पेपर्स और टेस्ट। ठीक है, ये कोई नहीं बताता, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लिख ले, अगर ये बात झूठ साबित हुई मुझे कहना कल पेपर के बाद, सर आपने तो झूठ बोला। चले लिख ले, नहीं लिखना, कहते हैं आपकी बात पे यकीन है। वैसे तुम हंस रहे हो ईसा, वो बच्चियां कह रही है सर आपकी जबान पे हमें यकीन है। समझ में आ रही बात? ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये दो काम किए ना मेरे साथ साथ, टेस्ट आपने प्रॉपर सारे टेस्ट दे दिए और पास पेपर्स मेरे साथ प्रैक्टिस की और घर में खुद से भी की, कितना पेपर आपका रिपीटेड होगा, 60 to 70। आपको ऐसे लगेगा ये पेपर हम ऑलरेडी दे चुके हैं टेस्टों में और ये हम सॉल्व कर चुके हैं। इंशाल्लाह आपके लिए पेपर नया नहीं हो। ओके हो गया? ठीक है। और देखिए सिलेबस तो हमने ख़त्म करना ही करना, वो तो आप आए हैं, सिलेबस तो ख़त्म करना वो तो मेरी ड्यूटी है, वो तो करूँगा ही करूँगा। लेकिन आपने जब 4 टेस्ट दे दो ना तो आपने खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं कि क्या हम इसकी तरफ जा रहे हैं। अगर जा रहे हैं इसका मतलब ये हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर नहीं जा रहे तो इसका मतलब ये है कि हम पेपर की प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर। पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे का मतलब क्या है कि पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना है। ये जब आप टेस्ट देंगे ना पहले तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपका खुद से कि आप क्या करते हैं, टेस्ट नंबर 1 में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि आपने पहला क्वेश्चन कौन सा अटेम्प्ट करना। जब आप अटेम्प्ट करोगे मैं आपको सीक्वेंस, हो सकता है हर एक बच्चे के सोल्यूशन पे लिख दूं, सोल्यूशन पे ना हो, जब आपको सोल्यूशन दे दूंगा उसी टाइम आपको बता दूंगा कि आपने पहली गलती, लेसन नंबर 1 ये है कि हमने पेपर कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है। नंबर 2, हाउ टू प्रेजेंट द पेपर। और नंबर 3, इस पे तो मैंने बात की, इन दो पे, हाउ टू मैनेज द टाइम इन पेपर। ये 3 चीजें हैं सिलेबस के साथ साथ, हमेशा ये 3 चीजें आपने सीखनी होती है कि जनाब मुझे ये पता चल गया है कि ये पेपर मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, कहां से स्टार्ट करूंगा। समझ में आ रही बात? दूसरा, प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा, और 3rd, टाइम कैसे मैनेज करूंगा। समझ में आ रही बात? हाँ जी, ये नोट करें। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, अदरवाइज हम फिर अपना सिलेबस स्टार्ट करें। नोट करें, नोट करें। हाँ ओके। कोई क्वेश्चन यहां तक, किसी बच्चे के दिल में कोई भी बात हो पूछ ले। नहीं, ये कौन पूछ रहा है? हाँ, ओपन बुक कोई भी पेपर नहीं है, वो तो आप अकाउंटिंग, हाँ अकाउंट FAR1, तो वो FAR1 वो ओपन बुक है, तो बुक से तो आप कोई चीज कर नहीं सकते। हाँ, वो इंग्लिश में लिखा हुआ है भाई, बुक जो है ना वो स्टेटमेंट फॉर्म में है, आपने अकाउंटिंग सॉल्व करनी है, तो बुक से आप इतने तगड़े अपने, वो बुक का कोई फायदा नहीं है, वो ओपन बुक है, लेकिन उसमें आपने जो है ना ये नहीं सोचना कि हम सारा करेंगे। अच्छा, डिप्रिसिएशन का 10 नंबर का क्वेश्चन है, चले पास हो के आ जाओ, अल्लाह आपको कामयाब करे, मैं दुआ ही दे सकता हूँ। हाँ, मतलब वो जो है ना
बाकी 90% आप करोगे तो डिप्रिसिएशन के कितने फार्मूले होंगे? 4-5 तो मौत पड़ जाएगी आपको अगर आप नहीं याद कर, ना याद करना, ठीक है, दिमाग पे बुरा असर हो जाए। बाकी नहीं होती, सिर्फ डिफिनीशन वगैरह आ जाते हैं वो लिख लेते हैं, वरना कभी जरूरत ही नहीं होती जी। अच्छा, आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कौन सा एरिया स्टार्ट करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जी। जैसे मैंने डिस्कस किया, अच्छा ये पहले तीन एक दिन जो है ना चैप्टर 2 के नोट्स ले ले फोटोकॉपियर से, लेकिन अगर आपके पास नोट्स ना भी हो तो कोई मसला नहीं, पहले 3 दिन मैं आपको बेसिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, रजिस्टर पे नोट कर ले, एक एक बात नोट कर ले, उर्दू में नोट कर ले, इंग्लिश में नोट कर ले, जैसे भी हो। पहले 3 दिन मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इन 3 डेज बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बेस पे हम पूरा लॉ पढ़ेंगे। ये कॉन्सेप्ट्स हर एक लाइन में आगे जाके आपके फर्दर जो हम कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, टॉपिक्स पढ़ेंगे, उसके एक एक लाइन में ये कॉन्सेप्ट्स फिर रिपीट होंगे, तो फिर उधर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इन 3 दिनों में आपने समझने हैं। आपको एक चीज समझ नहीं आ रही, 10 क्वेश्चन पूछे मुझसे, 100 पूछे, 1000 पूछे, मेरा काम है समझाना। लेकिन एक बार मैं यहां से इन डिटेल से एक बार निकल गया तो फिर आगे जाके मैं सिर्फ कहूंगा ये तो आपको आता है और आप, मुझे पता है आपको नहीं भी आता, आप फिर भी सर हिलाते हैं हाँ आता है, ठीक है, तो ये आपका नुकसान होगा। तो आपने 3 दिनों में बिल्कुल घर जाके सिर्फ 15-20 मिनट रिवाइज करने, लेकिन रिवाइज अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको इतना आसान लगेगा, घर जाके रिवाइज नहीं करेंगे, कल मैं उसके साथ और चीजें ऐड कर दूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। अच्छा, घर जाके आपने 15-20 मिनट क्या करना है? रिवाइज करना है, रजिस्टर पे जो लिखा होगा। समझ में आ रही बात? तो ये मैं आज के लिए आपको बता दूं। हमारे इस सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस लॉ। लॉ आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है, सीए स्टूडेंट्स को? कोई मुझे बता सकता है? हाँ जी हुसैन, क्यों पढ़ाया जाता है आपको? सर जब हम कंपनी वगैरह बनाते हैं तो उधर भी लॉ यूज होते हैं। हाँ, तो कॉर्पोरेट लॉ यूज होता है ना, कंपनीज एक्ट 2017। ये तो बिजनेस लॉ हम पढ़ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। हाँ, आपका नाम क्या है? साद जी। ईसा, बिजनेस में भी लॉज होते हैं जो हमें मदद करते हैं, जो हम डील्स करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ, उनके साथ में लॉज होते हैं, उस लॉज के थ्रू हमने काम करने होते हैं। सो हम बिल्कुल बिल्कुल। कोई और? सीए में आपको लॉ क्यों पढ़ाया जाता? मतलब आप तो स्पेशलाइजेशन करने जा रहे हो ऑडिट में, टैक्स में, अकाउंटिंग में, ठीक है, आपको लॉ क्यों पढ़ाया? आपने तो वकील नहीं बनना, आपको लॉ क्यों पढ़ाया जाता? अच्छा, ये जो बच्चे ने, हुसैन ने और आपका नाम क्या है? जैद, इन्होंने जो बात बताई बिल्कुल ठीक बताई, वो जो साद ने बताई वो भी ठीक बताई, ठीक है। बिजनेस लॉ आपको क्यों पढ़ाया जाता है सीए स्टूडेंट्स को? मतलब क्या है बिजनेस लॉ? क्या है? बिजनेस। इसका दूसरा नाम है मर्केंटाइल लॉ। इसका क्या नाम है? हाँ, बिजनेस लॉ का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम क्या है? मर्केंटाइल। मर्केंटाइल कहते हैं, आपने नाम सुना होगा मर्चेंडाइज, इस तरह का कोई नाम सुना होगा, ठीक है। मर्केंटाइल या मर्चेंडाइज कहते हैं सेल एंड, किसको कहते हैं? परचेजेस, ठीक है। मर्केंटाइल कहां से निकला है? मर्केंटाइल का मतलब होता है सेल एंड परचेजेस, ठीक है।
आपको इसलिए लॉ पढ़ाया जाता है, खासकर ये बिजनेस लॉ, एक ही पेपर 100 मार्क्स का और रिलेवेंट प्रोविजंस जो कि डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है, सिर्फ वो पढ़ाई जाती है। आपको क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ाया जाएगा। कॉर्पोरेट लॉ, जैसे हुसैन ने कहा कि कंपनीज वगैरह बनाते हैं तो उसके लिए कॉर्पोरेट लॉ है, कंपनीज एक्ट 2017, वो आपका कैप 7 है यहाँ पे, और वो सीफेप में भी उसका एडवांस लेवल का पेपर है। ये आपका एक ही पेपर है, यहाँ पे पढ़ोगे, इससे आगे आपने ना ग्रुप बी में पढ़ना है और ना आगे सीफेप में से में पढ़ना है, इसमें आपने फिर नहीं पढ़ना। अब आप लोगों को क्यों पढ़ाया जाता है? मर्केंटाइल का मतलब मैंने कहा सेल एंड परचेजेस, बिजनेस भी तकरीबन ऐसे ही होता है। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज हम करते हैं नॉर्मली, ज्यादातर यही होता है कारोबार में, ठीक है। अब आप लोगों को पढ़ाने का मकसद ये है, देखिए आपने दुकानदार नहीं बनना कि आप सेल और परचेजेस या एजेंट्स नहीं बनना, आपने ऑर्गेनाइजेशंस में की पोजीशन पे बैठना। और आपका जो डिपार्टमेंट है ना, जिस डिपार्टमेंट में आप बैठोगे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो वो आपसे सीनियर होगा, वरना आप अपने डिपार्टमेंट के हमेशा सीनियर होते हैं, जिसको हम कहते हैं सीएफओ। फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड को क्या कहते हैं? सीएफओ। सीएफओ स्टैंड्स फॉर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ठीक है। और ये जो डिपार्टमेंट होती है ना, फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, ये ऐसे है जैसे हम अहमियत के लिए कहते हैं ये रीढ़ की हड्डी, जैसे इंसान की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन किसी भी डिपार्टमेंट के बगैर चल जाएगा, लेकिन इसके बगैर नहीं चल सकता। वो जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कारोबार शुरू हुआ है वो प्रॉफिट और लॉस के लिए शुरू हुआ है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट बहुत जरूरी है। इस कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंस डिपार्टमेंट दो तरह की चीजों में इन्वॉल्व होता है। एक, इसके पास पैसे आते, हाँ, और एक पैसे, समझ में आ रही बात? अब जिन लोगों से आते हैं इनके साथ भी डिफरेंट टाइप के ट्रांजैक्शन या परचेजेस की होंगी, या उन लोगों ने सर्विसेज प्रोवाइड की होंगी। ये बिजली का बिल, राइस बिजली का बिल पे कर रहा है, आउटफ्लो है वापडा। एक पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है ना, आप लोग स्टूडेंट्स हो, आपसे इनफ्लो फीस आ रही है, आप लोगों के साथ ट्रांजैक्शन हो रही है ना। राइस एट द सेम टाइम दो लोगों के साथ इन्वॉल्व है, एक जिनको पैसे दे रहा है, एक जिनसे पैसे आ रहे हैं। ओके हो गया। अब ये जो सारी जिम्मेदारी है, ये पैसे आउटफ्लो और इनफ्लो, ये किसकी जिम्मेदारी होगी? आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। आपके असिस्टेंट होंगे, आप ये नहीं कि कैशियर के वो 1 मिनट मैंने बिल जमा करना है, पैसे काउंट करूं, लेकिन जो एंट्रीज, जो ट्रांजैक्शंस होंगे, उनका रिकॉर्ड फाइनली किसके पास आएगा? आपके पास है। डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे कि जनाब आज हमारे पास इतना इनफ्लो है, इतना आउटफ्लो है, आप देख लोगे, आप अकाउंटिंग एंट्रीज ठीक किए हैं, क्यों किए हैं, ये पेमेंट करनी है, अप्रूवल कौन देगा? आप दो। अब आप डिफरेंट लोगों के साथ डेली बेसिस पे इन्वॉल्व हो रहे हो, आप नहीं हो रहे। देखिए आपने फीस जो है अकाउंटेंट को जमा कर दी आप लोगों ने, तो क्या आपका ट्रांजेक्शन अकाउंटेंट के साथ हुआ? किसके साथ हुआ? राइस के साथ हुआ। किसके साथ हुआ है? तो अकाउंटेंट तो कल छोड़ के चला जाएगा। अब अगर इस ट्रांजैक्शन में कोई गलती हुई तो नुकसान कौन भरेगा? राइस भरे। तो वो कहता है जनाब आपको ऑर्गेनाइजेशन, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एक चार्टर्ड का मतलब क्या है? सुप्रीम। पाकिस्तान में इनसे ज्यादा अकाउंटेंट्स, अकाउंटिंग के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, इस आप लोगों से ज्यादा कोई क्वालिफाइड बंदा नहीं है। और आप लोगों का एक पोजीशन, एक स्टैंडर्ड है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्ट की जाती है, रिकॉग्नाइज की जाती है, रिकॉग्निशन है। आईकेएफ चाहता है कि मेरे इशू करदा क्वालिफिकेशन पे कोई क्वेश्चन मार्क ना आए, तो आपको इसलिए ये पढ़ाया जाता है कि आप जब लोगों के साथ डील करें तो आपको नो हाउ हो इस ट्रांजैक्शन का, कि जनाब मेरे पास पैसे आ रहे हैं या मेरे पास पैसे मेरे से पैसे जा रहे हैं, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की इस ट्रांजैक्शन में क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस है, कल मैं क्या क्या चीजें फेस कर सकता हूं, इस ट्रांजैक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ताकि आपको डेली रूटीन में ये ना पूछना पड़े वकील से कि जनाब ये पैसे, ये इस बंदे के साथ मैंने डील करना है, मुझे बताए मैं क्या लिखूं।
कागज के ऊपर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस लिखूं, ये बेसिक आपको पता हो कि जनाब ये टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हो तो कल मेरी कोई लाइबिलिटी या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की कोई लाइबिलिटी नहीं हो। आपको लॉ का जो डेली बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन जिन लॉस को फेस करते हैं उनका एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है कि आप इन चीजों के लिए वकीलों के साथ कंसल्ट ना करें, आप खुद से इन चीजों को अंडरस्टैंड करें और अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करें। बिजनेस लॉ जितना भी है ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, आप लोगों के ऊपर भी है। हम सुबह घर से आ रहे थे, यहां पहुंचे हैं, वापस जाएंगे, आप में से कोई भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने बिजनेस लॉ को फेस नहीं किया हो प्रैक्टिकली आपके लाइफ में, लेकिन हमें पता नहीं था, हमें लॉ का पता नहीं है, तो इसलिए हमने उस चीज को नोट नहीं किया। अब जब हम सीखना शुरू कर देंगे ना तो आप जहां जहां पे ये चीज आपके सामने आएगी आप नोट करते जाएंगे, अच्छा ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, ये जनरल लॉ है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड। समझ में आ रही बात? तो मकसद ये है आपको पढ़ाने का, ठीक है। अब हम पहला टॉपिक शुरू करते हैं भाई, ठीक है ना। ये तो जनरल डिस्कशन मैंने की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सबसे पहले आपको डिफाइन करता है क्या चीज, कल से शुरू करते, हाँ क्या कहते हैं, ठीक है। चले आज पेपर से रिलेटेड जनरल डिस्कशन ये बहुत जरूरी था। कल से इंशाल्लाह हम फिर प्रॉपर अपना टॉपिक शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट अभी शुरू करेंगे तो 5-7 मिनट रह गए, फिर वो टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा कल से। अच्छा, अगर किसी ने नोट्स लेने हैं, अभी नहीं मैं कहूँगा, मैं बोलूँगा, ठीक है। अब आपने अगर किसी ने नोट्स लेने हैं तो चैप्टर 2 के नोट्स ले लें, लेकिन पहले 3 दिन मैंने आपको कहा कि पहले जो 3 दिन हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे या 2 दिन और पढ़ेंगे बेसिक्स, ठीक है, वो आपने रजिस्टर में नोट करने हैं और आपने वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। वो आपको समझ आ गई इंशाल्लाह, आपको बाकी लॉ में मसला नहीं होगा। ये चीज़ें आपको फ्यूचर में जाके तंग करती है, ठीक है। एडवांस लेवल पे जब हम जाते हैं ये कॉन्सेप्ट्स हमारे सही तरह से नहीं पॉलिश हुए होते तो फिर हम इससे तंग होते हैं, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल मिलते हैं। 12 से हाँ।